हेलो। दिया ऑनलाइन साइंस एकेडमी फ्री ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास फॉर स्टैंडर्ड 11th एंड 12th एनसीईआरटी। ये चैनल पे आपको केमिस्ट्री के पूरे लेक्चर 11th 12th साइंस के मिल जाएंगे। तो आप इसके लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर लें। अब हम आज ये 11th क्लास जो है उसमें एएमयू जो मास होता है एटॉमिक मास, उसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और ग्राम जो एटॉमिक मास होता है, अगर आपको कोई एटॉमिक मास ग्राम में दे रखा है तो उसको एएमयू में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स हम आज कर लेंगे। तो आई कन्वर्ट मास ऑफ सब्सटेंस इन एएमयू टू ग्राम एंड ग्राम टू एएमयू, ऐसे न्यूमेरिकल्स हमें आज करने। तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन जो नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखा था कि 1 AMU इज इक्वल टू, एक AMU की कोई वैल्यू है 1 AMU तो क्वेश्चन 1, मास ऑफ H, mass of atom of H is 1.6736 into 10 raised to minus 24 gram. Find the mass in terms of AMU। मतलब ये जो मास हमारे पास ग्राम में है उस मास को हमें AMU में कन्वर्ट करना है। जो मास ये हमारे पास ग्राम में है उस मास को हमें AMU में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? ये मास जो हमारे पास ग्राम में है, इस मास को हमें एएमयू में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं हमें पहले तो जो ग्राम में दिया हुआ मास है वो मास का यूज करना है, और इसी को जो रिलेशन एएमयू टू ग्राम था उसके साथ फैक्टर बना के मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो हियर द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन टर्म्स ऑफ एएमयू। अबे मुझे चाहिए क्या? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ एच एटम इन एएमयू। एएमयू में चाहिए मास किस में दिया हुआ है? ग्राम में। तो मैं पहले तो ग्राम की वैल्यू लिख दूं, 1.6736 इंटू 10 रेज टू माइनस 24, 10 रेज टू माइनस 24। अगर ये वैल्यू ग्राम में है ही मेरे पास, मुझे इसको एएमयू में कन्वर्ट करनी है, तो ये रिलेशन है, इसका यूज हम कर लेंगे। तो मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फैक्टर बना के। तो ऊपर ये ग्राम है, तो यहाँ पे मैं एएमयू लिख दूं, 1 AMU इज डिवाइडेड बाय, अब एएमयू और ग्राम दोनों इक्विवेलेंट कैसे होते हैं? तो 1.66056 इंटू 10 रेज टू माइनस 24 ग्राम। तो ग्राम ग्राम यूनिट यहाँ पे कट हो जाएगा, और इसका सिंप्लीफिकेशन आप कर दो। ये वैल्यू है 1.6736 से इसको डिवाइड करो, 24 20 10 रेज टू माइनस 24 10 रेज टू माइनस 24 भी कट हो रहा है। तो आंसर आपका एएमयू में आ जाएगा, और आंसर इज 1 पॉइंट, डिवीजन कर लेना, 78 एएमयू, इतना आंसर आ रहा है। रैंडमली वी यूज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1.008 एएमयू। ये हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एएमयू में लेते। सेम वे ऐसा दूसरा न्यूमेरिकल, चलो कैलकुलेट
द मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम, आपको इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। आपको जो वैल्यू दी हुई है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 15.995 AMU 15.995 AMU। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें अगर ये वैल्यू लेनी है ग्राम में, तो पहले तो 15.995 AMU ये तो मैं लिख दूंगा। फिर से वही बात जो यूनिट कन्वर्जन था, तो 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 AMU। मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि मुझे AMU में से ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ए वैल्यू से 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से AMU की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरा आंसर ग्राम में आ जाएगा। और आंसर इज, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो तो 2.65 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का एटम ग्राम में इतना हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, weight of one atom of chlorine in gram, then what is the atomic mass in uniform। भी बताया ऐसे, एक बार आप फिर से याद रख लो कि कोई भी वैल्यू आपकी ग्राम में है और इस वैल्यू को मुझे AMU में कन्वर्ट करना है, तो भी राइट डाउन 1 AMU, यहाँ पे आपको वैल्यू लिखनी है कोई भी हो, और इस वैल्यू को 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 से डिवाइड कर दो, तो आपकी वैल्यू AMU में आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। अब यहाँ पे मुझे ऐसे लेना है एवरेज एटॉमिक मास, तो इसके पहले मैं आइसोटॉप समझ लूं कि भाई आइसोटॉप क्या है। व्हाट इज आइसोटॉप? तो जनरली मैं ऐसे कार्बन 6 12 लिख दो, कार्बन 6 13 एंड कार्बन 6 14। तो अभी एक चीज आपको मालूम पड़ेगी, 6 लिखा, दिस इज एटॉमिक नंबर, 6 एटॉमिक नंबर एंड 6 इज एटॉमिक नंबर। दिस इज नोन एज मास नंबर। जनरल ए सिंबल लिखते तो हम मास नंबर लिखते, और एटॉमिक मास भी हो सकता है, पर एटॉमिक मास और मास नंबर में थोड़ा डिफरेंट है, पर अभी हम इसको मास नंबर ले लेंगे। तो मोस्ट जो एलिमेंट है उसमें एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 14 है, तो ऐसे एलिमेंट्स को एक दूसरे के आइसोटॉप बोलते हैं। आइसोटॉप किसको बोलते हैं? तो एटम ऑफ सम एलिमेंट्स, सॉरी, एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स possess different masses is called isotope. It's called isotope. तो यहाँ पे सेम एलिमेंट इसलिए कि एटॉमिक नंबर सेम है, तो कार्बन है, पर उसका मास नंबर डिफरेंट है, तीनों एक दूसरे के आइसोटॉप है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर एज मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप।
अगर मैं नेचर में जाऊं और कार्बन ढूंढूं तो मुझे तीनों आइसोटोप मिल जाएंगे। से मैं दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं, क्लोरीन, Cl सिंबल है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, पर एटमॉस्फेयर में क्लोरीन जो गैस फॉर्म में मिलता है उसमें एक 35 होता है और क्लोरीन 17, और दूसरा जो मिलता है उसका मास नंबर होता है 37। तो एटमॉस्फेयर में ये दोनों क्लोरीन एटम्स पॉसिबल है और दोनों का जो रेशियो है वो अलग अलग हो सकता है। क्लोरीन 35 3 है तो क्लोरीन 37 1 है, मतलब इज अवेलेबल इन नेचर 3:1 फॉर्म में मुझे मिल रहा है। कार्बन जो पेंसिल लीड होती है उसमें अगर मैं ग्रेफाइट की होती है और जनरली ये कार्बन एटम्स है, तो इसमें मैं कार्बन ढूंढने जाऊं तो कार्बन 12 इसके अलग परसेंटेज होते हैं और एग्जैक्ट इसका जो अभी मैंने मास नंबर और एटॉमिक मास नंबर बोला वो भी अलग अलग हो सकते हैं। तो कार्बन जो 12 है उसका परसेंटेज वाइज ले तो 98 परसेंटेज ऑफ कार्बन 12 इज 98.892% अवेलेबल है, और जो उसका मास है इज अ 12 यूनिफाइड मास। एग्जैक्ट मुझे 12 यूनिफाइड मास मिल रहा है और ए 98.892% मिल रहा है, 98.892% मिल रहा है। अब ये जो है कार्बन 13 वो मैं पेंसिल लीड में उसका एनालिसिस करूं तो इज 1.108% है और ये 13.003 यूनिफाइड मास है। तो ये मास नंबर और मास में डिफरेंट है। मास नंबर इज अ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो ये आपको होल नंबर ही मिलेगा, पर मास अगर मैं एक्यूरेट ढूंढने जाऊं तो ये टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है तो फ्रैक्शन में मिल सकता है। तो ये हमने मास लिया हुआ है, हमें चाहिए एटॉमिक मास, मास नंबर नहीं चाहिए। अब बात है C14, तो इसका जो परसेंटेज है 2 × 10⁻⁻10% प्रेजेंट इन ग्रेफाइट पेंसिल लीड एंड एटॉमिक मास 14.003 यूनिफाइड मास, दिस इज इट्स एटॉमिक मास। तो ये क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई हमें इसका एटॉमिक मास कितना लेना है। नाउ इज नोन एज आइसोटोपिक मास, दिस इज द आइसोटोपिक मास ऑफ कार्बन 12, आइसोटोपिक मास ऑफ कार्बन 13 एंड आइसोटोपिक मास ऑफ कार्बन 14। अब हम इसको आइसोटोपिक मास बोल रहे हैं। एटॉमिक मास उसे मुझे लेना है एटॉमिक मास, तो मैं कितना एटॉमिक मास लूँ इसका, तो एक क्वेश्चन आएगा क्योंकि उसका जो प्रपोर्शन रेशियो है वो अलग अलग है नेचर में, तो हमें कोई एक एलिमेंट का एटॉमिक मास नहीं ले सकते, इसीलिए हम लेते एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दिस सब्सटेंस। इस सब्सटेंस का हम एवरेज एटॉमिक मास ले रहे हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास जनरली किसको बोल रहे हैं, तो हम जो ये परसेंटेज आइसोटोप के जो परसेंटेज है, मतलब इसको अबंडेंस रेशियो को ध्यान में रख के जो एवरेज निकाल के एटॉमिक मास डिसाइड करते हैं, विच इज नोन एज एवरेज एटॉमिक मास। फिर से बोल रहा हूं, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट्स refers to the atomic mass of the isotopes of the elements taking into account the abundance of elements isotope, taking into abundance of the elements of isotope, so it's called average atomic mass। ये अभी आपके सामने है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि एवरेज एटॉमिक मास मुझे लेना है तो मैं किसको कंसीडर करूंगा, टेकिंग अकाउंट द एबंडेंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ आइसोटोप। मतलब मैं जो आइसोटोप है, यहाँ पे हमने कार्बन 12 की बात की, कार्बन 13, कार्बन 14, तो उसका एबंडेंस मुझे कंसीडर करके उसके एवरेज निकाल के एटॉमिक मास डिसाइड करना है, विच इज नोन एज एवरेज एटॉमिक मास। तो
तो इसकी फॉर्मूला भी एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे काउंट करेंगे, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, तो जहां पे आपके पास m1 एंड m2 फॉर्मूला है कि भाई एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2, अगर आइसोटॉप 3 है तो प्लस m3x3 अपॉन x1 प्लस x2। तो ये m1 एंड m2 आर एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप, मतलब इसको आइसोटॉपिक मास, एंड x1 एंड x2, जो x1 और x2 है वो मुझे लेने परसेंटेज, x1 x2 इज अ परसेंटेज प्रपोर्शन ऑफ आइसोटॉप, मतलब मैं नेचर में कितने परसेंटेज जो आइसोटॉप है वो मिलेंगे उसको कंसीडर करके ध्यान रखूंगा और ये फॉर्मूला की यूज कर दूं तो मुझे एवरेज एटॉमिक मास मिल सकता है। अब इसके हम न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन 1, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन यूजिंग फॉलोइंग डेटा। जो डेटा दिया हुआ अभी मैंने परसेंटेज लिखे थे वही डेटा है कि भाई परसेंटेज है, आपको इसके एवरेज एटॉमिक मास को कंसीडर करके, सॉरी आपको ये अबंडेंस और एटॉमिक मास और सब को लेके एवरेज निकालनी है, तो इसको खाली फॉर्मूला में लिख दो, आंसर आ जाता है। अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। ये मैंने वही क्वेश्चन आपको पहले से इसमें समझा के रखा हुआ है कि भाई ये परसेंटेज है, एवरेज है, परसेंटेज है, एवरेज है। देखो अब ये जो टेबल दिया हुआ है इसमें ये जो परसेंटेज है कार्बन 6, उसका ये जो परसेंटेज है विच इज नोन एज x1, इसको मैं x1 ले लूंगा, और परसेंटेज ये है जो इसको मैं x2 ले लूंगा, सॉरी m1 ले लूंगा, मास ऑफ C12। नाउ सेम वे दिस इज द अबंडेंस विच इज नोन एज x2 फॉर कार्बन 13, और इसका जो आइसोटॉपिक मास है इसको मैं m2 ले रहा हूं। नाउ दिस वैल्यू is a percentage taken as x3 and this value is taken as m3। अब मुझे एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो ये वैल्यू उसकी फॉर्मूला में लिख दो। तो भाई एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस average atomic mass is equal to m1 x1 plus m2 x2, 3 isotope, so we write down m3 x3 upon x1 plus x2 plus x3, ये तीनों वैल्यू मुझे लिखनी है। अगर ये वैल्यू में लिख दूं और इसके एवरेज निकाल दो तो मुझे आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। m1 कितना है तो हमने लिखा कोई m1 फॉर कार्बन 12 इज अ 12 AMU, सो वी राइट डाउन योर 12 इनटू परसेंटेज अबंडेंस 98.892, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस m2, तो m2 इज अ 13.003 इज अ आइसोटॉपिक मास इनटू परसेंटेज ऑफ C13 1.108, ये दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई और डिवीजन ऐसे इजी होता है पर ध्यान रखना कभी कभी लोग इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कार्बन 14, तो 2 into 10 raised to -10% is too much less value, and 14.003 this is m3। अब ये तीनों का जनरल आइसोटॉप होते हैं तो उसका जो परसेंटेज होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 परसेंटेज होता है तो इज 100। यहाँ पे मैं ये दोनों का एडिशन करूँ, ये और
ये दोनों का, तो वैल्यू 100 आ जाएगी और दिस परसेंटेज इज नेग्लिजिबल, तो हम इसको निगलेक्ट करके यहाँ पे 100 लिख देंगे, माइनर वेरिएशन रहेगा। देन माय आंसर इज 12.011 यूनिफाइड मास इज रिटर्न एज यू। तो मुझे कार्बन आइसोटोप जो है इसका एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा। हम फिर जो टेबल होता है मतलब मास स्केल होता है उसमें 12.0011 एग्जैक्ट वैल्यू ले रहे, रैंडमली इज टेकन एज 12 AMU अथवा तो 12 यूनिफाइड मास। जनरल हम 12 यूनिफाइड मास लेके काउंट करते, इज अ मास नंबर नॉट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज 12.011। चलो क्वेश्चन पढ़ लो, सेकंड क्वेश्चन है। अब इसमें परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज नहीं है और वो रेशियो में दिया हुआ है और मुझे एवरेज एटॉमिक मास चाहिए। तो कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, calculate average atomic mass of chlorine if chlorine contain two isotope having relative mass 35 unified mass and 37 unified mass. If relative abundance of isotope in nature the ratio 3:1, the ratio 3:1, तो इसका मुझे एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो मैं कैसे निकालूं? तो फिर से वही मुझे चाहिए क्लोरीन। तो एक तो इसका एटॉमिक नंबर है क्लोरीन 17 और मास नंबर जो दे रखा हुआ है वो है 35 एंड क्लोरीन आइसोटोप अभी बताया कि भाई एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है 37। अब मुझे स्पेसिफिक आइसोटोपिक मास नहीं दिया हुआ है और जो रेशियो दिया हुआ है 3:1 है और मुझे उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो क्या कर लेंगे? तो अभी हमें M1 लिखना है, तो दिस इज आइसोटोपिक मास, अथवा तो आइसोटोपिक मास ना हो तो इसको मास नंबर 35 यूनिफाइड मास। नाउ X1, तो अगर टोटल वैल्यू 4 है तो 3 part is a chlorine 35, so we write down here X1 is a 3. Same way M2 is written as 37 unified mass, और अगर X1 मतलब क्लोरीन 35 3 है तब क्लोरीन 37 1 है, तो आपका M1 X1 एंड M2 X2 हो गया। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू, दो ही आइसोटोप है तो M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन X1 प्लस X2। तो ये वैल्यू लिख दो, तो 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 और X1 प्लस X2, जो अगर परसेंटेज दिए हो तो X1 प्लस X2 100 हो जाता है, अरे परसेंटेज का ऐसे रेशियो निकाल के दिया हो तो इज 3+1, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, एडिशन करके 4 से डिवाइड कर दो, आंसर इज 35.5 यूनिफाइड मास। तो ये आपको क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा। Question 3. Nitrogen occurs in nature in the form of two isotopes with atomic mass 14 and 15 respectively.
if average atomic mass of nitrogen is 14.0067, what is the percentage abundance of two isotope? तो मुझे दोनों आइसोटॉप के परसेंटेज निकालने। तो पहली बात तो यहाँ पे मुझे मास ऑफ आइसोटॉप m1 लिखना पड़ेगा। एक का मास है 14 unified mass, so we take m1 is equal to 14, m2 mass of second isotope is 15 unified mass. Suppose we take x1 is a percentage abundance of N14. Now what is the value of x2? तो x2 इज इक्वल टू टोटल परसेंटेज 100 हो सकते हैं। तो हमने अगर x1 N14 का अबंडेंस रेशियो ले लिया, देन 100 माइनस x1 इज अ परसेंटेज अबंडेंस ऑफ N15। तो मुझे m1 m2 x1 x2 मिल गया। तो मैं अब एवरेज मुझे निकालना हो परसेंटेज, तो फॉर्मूला क्या है, द एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन टोटल परसेंटेज दोनों आइसोटॉप के 100 होते हैं, तो x1 प्लस x2 इसकी जगह हम 100 लिख देंगे। देन एवरेज एटॉमिक मास जो वैल्यू हमें दे रखी है, दिस इज एवरेज एटॉमिक मास, ये एवरेज एटॉमिक मास है और वैल्यू है 14.0067। सो वी राइट डाउन 14.0067। नाउ m1 इज अ 14, x1 मुझे ढूंढना है, x1 प्लस m2 इज अ 15 एंड x2 इज अ 100 माइनस x1 is divided by 100 is divided by 100। बस अब इसका सिंप्लीफाई मुझे करना है तो आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये 100 है, इसको इस साइड पे ला दो तो आंसर आएगा 14 1400.67 is equal to 14x1 प्लस 1500, इसका मैंने इससे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लिया, माइनस 15x1। अब मुझे ये 14x1 एंड 15x1 है, तो ये दोनों को इस साइड लाई दो, देन आंसर इज पॉजिटिव एंड वैल्यू इज x1 इज इक्वल टू 1500 माइनस 1400.67। तो ये दोनों का मुझे सब्सट्रैक्शन करना है, देन आंसर इज 99.33। दिस इज वैल्यू x1 मतलब x1 इज अ परसेंटेज अबंडेंस ऑफ N14। तो N14 मुझे मिल जाएगा 99.33%। तो व्हाट इज द वैल्यू परसेंटेज ऑफ N15? तो N15 हमने लिया था कि 100 माइनस x1, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, 100 माइनस 99.33
then answer is 0.67%। तो यही वैल्यू आप दो आइसोटोप हो तो क्वेश्चन 4, use the data given in following table to calculate the molar mass on naturally occurring argon isotopes। तो ये जो नेचर में आइसोटोप मिल रहे गैसियस फॉर्म में, आर्गन 36, आर्गन 38 एंड आर्गन 14, तो इसके परसेंटेज और मोलर मास दिया हुआ है। तो आप इसको M1 ले लो, इसको X1 ले लो, दिस इज M2, M3, सॉरी M2, X2, M3, X3, और ऐसा लगे आप एवरेज एटॉमिक मास, परसेंटेज ऑफ एवरेज एटॉमिक मास करके फॉर्मूला में ले दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे के साथ केमिकली अटैच होके वाटर H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल बना रहे। तो हमने आगे एटॉमिक मास की बात कर ली कि भाई एटॉमिक मास कैसे डिसाइड होता है। अब एटॉमिक मास जैसे ही मास स्पेक्ट्रोमीटर से मॉलिक्यूलर मास भी डिसाइड कर सकते एक ये तरीका है, जैसे CH4 इट्स कॉल्ड मीथेन। तो दिस इज मॉलिक्यूल्स, उसमें दो एटम्स है, एक तो हाइड्रोजन, दो टाइप के एटम, एक तो हाइड्रोजन कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। CH4 उसमें दो टाइप के एटम्स है, कार्बन और हाइड्रोजन। एटम के नंबर अलग अलग है। तो एक तरीका है कि मैं मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करके उसका मॉलिक्यूलर मास निकालूं, जैसे मैंने एटॉमिक मास निकाला वैसे। दूसरा तरीका है कि वी हैव एटॉमिक मास, और हम ए एटॉमिक मास का यूज करके मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो इफ यू वांट टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 मीथेन, तो मुझे क्या करना है, तो इसमें मुझे एटम कितने वो काउंट करने आना चाहिए। सपोज ये मीथेन का मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो मैं ये लिखूंगा एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कार्बन के नंबर कितने। तो एक कोई भी मॉलिक्यूल्स हो तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है उसके नंबर होते, देयर इज वन कार्बन ओनली, सो वी राइट डाउन एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो ये सबके आपको एटॉमिक मास दे दिए जाएंगे। पॉसिबल हो 1 to 30 एटम तक आप याद रख सकते हो, बाकी जनरली आपको मिल जाएंगे। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो कार्बन का आपको 12 यूनिफाइड मास लेना है यहाँ पे, प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हम नियरेस्ट 1 ले रहे, देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन इज 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 कर लो तो 16। एक तो आप AMU लिख सकते हो, यूनिफाइड मास लिख सकते हो, और दूसरा यूनिट आएगा ग्राम पर मोल, जिसकी बात हम नेक्स्ट करेंगे। यूनिट क्यों लिख रहे हैं। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, इसमें हमने एटॉमिक मास दे रखे हैं, और C12H22O11, C12H22 इज अ सुक्रोज, ये सुक्रोज है। तो इसका मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो पहली टर्म से कि आपको ये मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स किसके कितने हैं वो ढूंढने आना चाहिए। अब मैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज, तो 12 एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट, मतलब 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस
22 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम का प्लस 11 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो बस इसके वैल्यू में लिख दूँ तो मुझे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज मिल जाएगा। कार्बन का है एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, तो 22 इंटू 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो 11 इंटू 16। तो मुझे सुक्रोज का एटॉमिक मास मिल जाएगा और वैल्यू 342। सुक्रोज का जो एटॉमिक मास है उसके वैल्यू है 342 यूनिफाइड मास। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज। ये सुक्रोज का आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। अब दूसरा एटम का आपको सपोज ढूंढना है Al2SO43। Al2SO43। अब इसका मुझे एटॉमिक मास निकालना है। तो एक चीज और याद रखो आप कि भाई नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है वो मतलब दिस 2 इज द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। तो हियर वी राइट डाउन मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2SO43, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम प्लस, अब ये जो नीचे 3 लिखा हुआ है वो ब्रैकेट के बारे मतलब ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है उसके मल्टीपल में आएगा। तो जनरली ब्रैकेट में सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, देन 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस ये ऑक्सीजन का एटम 4 है, तो ये बार 3 लिखा है तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, तब टोटल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आपको मिल जाएंगे। सो 12 4 3 जा 12 इंटू ऑक्सीजन। अब ये सबकी वैल्यू लिख दो। आपको एटॉमिक मास दे रखा हुआ है आगे जो मैंने बताया, एल्यूमिनियम का 27, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, तो 12 इंटू 16। बस ये सबका टोटल मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर 342 यूनिफाइड मास मिल जाएगा। तो दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। एटॉमिक मास आपको एल्यूमिनियम सल्फेट का मिल जाएगा। अब दूसरी वैल्यू मतलब सी क्वेश्चन है, फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ CuSO4 इंटू 5H2। अब यहाँ तक को आपको समझ में आ गया। ये जो 5 लिखा हुआ है दिस इज द 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, मतलब ये सभी के साथ आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलो अब मुझे CuSO4 इंटू 5H2O का मॉलिक्यूलर मास ढूंढना है। तो अभी बात हो रही है ऐसे CuSO4, इसके बारे में मुझे समझ में आया कि कॉपर 1 एटम है, सल्फर 1 एटम है, ऑक्सीजन 4। 5H2O मीन्स H2O के जो मॉलिक्यूल्स है वो 5 है, तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। पहले तो हम इसको एटम में कन्वर्ट करें तो 5 इंटू 2 मतलब 10 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 5 इंटू 1, तो 5 इंटू 1 5 मतलब 5 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट। तो मुझे उसका एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास ढूंढना हो तो एटॉमिक मास ऑफ कॉपर प्लस एक ही सल्फर है तो एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीजन 4 एटम है तो 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब इसके लिए एक तरीका है 5 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, ये डायरेक्ट हम जानते हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि 5 इंटू 2 10 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, मतलब 10 एटम हाइड्रोजन है, और 5 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। बस ये सभी के एटॉमिक मास आपको दिए हुए होते हैं, वो लिख दो तो आपका एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ CuSO4 मिल जाएगा। कॉपर का 60
3.5 यूनिफाइड मास, सल्फर का है 32 यूनिफाइड मास, ऑक्सीजन का है 16 यूनिफाइड मास, तो 4 इंटू 16। हाइड्रोजन का है 1 यूनिफाइड मास, तो 10 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन का है 16 यूनिफाइड मास, तो 5 इंटू 16। ये सबको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दो, देन योर आंसर इज 4249.5 यूनिफाइड मास। ये आपका आंसर आ जाएगा। डी, Na2CO3 इंटू 10 H2O। तो मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट ढूंढना है, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, क्योंकि सोडियम 2 एटम है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, प्लस अब ये 10 और 2, तो 10 2 इज 20, तो 20 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के एटम आपको 10 मिल जाएगा, 10 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ये सबकी वैल्यू लिख दो। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपको आगे दे रखा हुआ है 2 इंटू 23, प्लस कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो 3 इंटू 16। हाइड्रोजन का 20 है, अरे सॉरी, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, प्लस 10 इंटू 16। बस मुझे एटॉमिक मास की वैल्यू लिख देनी और टोटल कर लो, देयर आंसर इज 286 यूनिफाइड मास। अब ऐसे ही बहुत सारे एटम्स हो, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एलम, Al2SO4 K2SO4 इंटू 24H2। तो इसका मुझे एटॉमिक मास निकालना हो तो सेम वे ऐसे ही करते जाना है। पहले मैं मॉलिक्यूल्स लिख दूं, Al2SO4 thrice, it's called double salt which is known as alum, K2SO4 इंटू 24H2O। बस एटम लिखते जाओ ऐसे ऐसे, तो आपका आंसर आ जाएगा। 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, प्लस अगर A3 है तो सल्फर का ले लेंगे, तो हम 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, प्लस 3 इंटू 4 तो 12, तो 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ K, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब मुझे वाटर का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास मालूम है तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, नहीं है तो 24 इंटू 2 48 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस 24 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। बाकी सब एटॉमिक मास आप लिख दो, तो 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 32 प्लस 12 इंटू 16 प्लस 2 इंटू पोटेशियम का 39 एटॉमिक मास है, सल्फर का 32, 4 इंटू 16 प्लस 48 इंटू 1 प्लस 24 इंटू 16। इस सबका मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दो, देन आंसर इज 948 यूनिफाइड मास। मतलब आपको कोई भी मॉलिक्यूल्स दिया हो तो ये मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम कितने हो गिनती कर लो, और इसका एटॉमिक मास दे दो तो आपको एटॉमिक मास लिख दो, और ऐसे सिंप्लीफाई कर दो तो आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो ये आपको, चलो अभी हम फॉर्मूला मास यूनिट सो देखते हैं। फॉर्मूला मास यूनिट, फॉर्मूला मास यूनिट हमें अगर समझना है तो हमें इसके लिए पहले तो आयोनिक कंपाउंड समझना पड़ेगा। तो आयोनिक कंपाउंड बेसिकली किसको बोलते हैं? तो दो आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते,
सपोज Na+, Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, देन इज प्लस आयन. नाउ Cl-, सेल एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, देन इज Cl- आयन. सो बोथ आर अट्रैक्ट टू ईच अदर. ऑपोजिट चार्ज स्पीसीज एक दूसरे से अट्रैक्ट होती है और दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के कंपाउंड बन जाता है. सो इट्स कॉल्ड NaCl. तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड. ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे. पर ये जो कंपाउंड बन रहा है इज नोन एज आयोनिक कंपाउंड. पर आयोनिक कंपाउंड में कभी भी Na+ और Cl- का इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस नहीं होता. इसमें होता क्या है? तो एक Na+, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, चार्ज बैलेंस रहेंगे यहाँ पे. पर एक Na+ 6Cl- के साथ ज्वाइंट हो जाता है. 1 Na+ अटैच विथ 6Cl-. एक Na+ 6Cl- के साथ अटैच हो जाता है सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में. तो यहाँ पे Na+ के अराउंड में 6Cl- आपको बता रहा हूं. ACl-, ACl-, Cl-, Cl-. अब सेम वे, मतलब अकेला Na+ पॉसिबल नहीं है, अकेला Cl-, मतलब Na+ और Cl- इंडिविजुअल पॉसिबल नहीं. अब होता क्या है? तो Cl- के आजू बाजू भी अराउंड Cl- देयर इज 6 Na+ प्रेजेंट. Cl- के आजू बाजू भी ऐसे ही मुझे 6 Na+ बताने. तो Na+, तो 3 डायमेंशन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसे. पर यहाँ पे ऐसे आयोनिक कंपाउंड जिसमें Na+ और Cl- अकेला पॉसिबल नहीं है, ये बात यहाँ मुझे आपको समझानी है. तो इज नॉट रिटर्न एज NaCl. देयर इज अ नंबर ऑफ Na+ एंड Cl- प्रेजेंट. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई लार्ज but equal number of sodium ion and chlorine ion arranged in definite order in the crystal lattice. मतलब Na+ और Cl- दोनों के नंबर सेम रहेंगे और दोनों 3 डायमेंशन में रेगुलर अरेंजमेंट से अरेंज हो जाएंगे. मतलब Na+ Cl- तो मैं अकेला NaCl नहीं लिख सकता. एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ NaCl इज N. नंबर ऑफ Na ऐसे भी लिख सकता हूं, Na+ N एंड Cl- also N number. N is a number of ions. तो एक्चुअल फॉर्मूला है, पर वी राइट डाउन Na+ Cl- तो हम लिखते हैं NaCl. तो ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं, हमने यहाँ पे n नंबर को कॉमन निकाल दिया. सो दिस फॉर्मूला वी हैव. तो ये फॉर्मूला को हम बोलते हैं 1 फॉर्मूला यूनिट. वन फॉर्मूला यूनिट. इस फॉर्मूला का हम 1 फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं. ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड का मैं एग्जांपल ले सकता हूं. तो मैग्नीशियम में Mg2+ आयन आता है, इज अ डाइवेलेंट. Cl- आयन आता है, इज मोनोवेलेंट. तो ये Mg+2 और Cl- उसका जो मैग्नीशियम क्लोराइड कंपाउंड है इसमें रेशियो है 1:2. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखेंगे इसमें Mg2+ रियल फॉर्मूला एंड Cl-1 और इसके टोटल आयन आएंगे 2 आयन और इज अ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट. n नंबर ऑफ Mg2+ एंड इससे डबल Cl- प्रेजेंट होते. अब यहाँ पे Mg2+ Cl-
-2, इसमें मैं n कॉमन निकाल दूं तो ये रियल फॉर्मूला में से मुझे जो फॉर्मूला मिलेगी वो MgCl2 और विच इज नोन एज 1 फॉर्मूला यूनिट। ये फॉर्मूला को मैं क्या बोल दूंगा, 1 फॉर्मूला यूनिट। तो रियल में MgCl2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ प्लस आयन एंड नंबर ऑफ नेगेटिव आयन अरेंज होते हैं। खाली ध्यान वो रखना होता है कि चार्ज जो है वो बैलेंस होना चाहिए। Mg2 प्लस है तो पॉजिटिव चार्ज 2 है तो इसके अगेंस्ट नेगेटिव चार्ज 2 आने चाहिए। ऐसे नंबर ऑफ आयन अरेंज हो जाते हैं 3 डायमेंशन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में। तो अगर मैं 1 फॉर्मूला यूनिट का मास निकाल दूं, मतलब NaCl, तो इसमें Na का एटॉमिक मास ले लूं, Cl का एटॉमिक मास ले लूं और 1 फॉर्मूला यूनिट का मास निकालो तो विच इज नोन एज फॉर्मूला यूनिट मास अथवा तो फॉर्मूला मास यूनिट आप इसको बोल सकते हो। तो ये फॉर्मूला यूनिट मास है। अब मॉलिक्यूलर मास और इसमें क्या डिफरेंट होता है। इफ वी टेक CO2, अगर मैं CO2 ले रहा हूं तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड क्यों है, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शेयरिंग से बॉन्ड बना, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बॉन्ड बना हुआ है, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है। तो नेचर में CO2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नेचर में CO2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसका जो मैं मास निकालूंगा विच इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। ये मुझे जो मिलेगा वो मॉलिक्यूलर मास मिलेगा क्योंकि CO2 मॉलिक्यूल्स होता है, पर ये जो NaCl है वो नेचर में NaCl के फॉर्म में नहीं होता, इसे आयोनिक कंपाउंड। सो मुझे इट्स कॉल 1 फॉर्मूला यूनिट और इसका मास जो मिल रहा है उसको बोलेंगे हम फॉर्मूला मास यूनिट। इसके मास को हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला मास यूनिट। हम एग्जैक्ट इसके डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं, द फॉर्मूला unit mass of a substance, formula unit mass of a substance is the sum of the atomic mass of all the atom present in the one formula unit of the compounds। मतलब ये 1 फॉर्मूला यूनिट है NaCl का, इसमें जो भी एटम है उसका मैं एटॉमिक मास लेके टोटल करके जो मास ढूंढू विच इज नोन एज फॉर्मूला यूनिट मास। इस मास को मैं क्या बोलूंगा, फॉर्मूला यूनिट मास बोलूंगा।